गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एवीएल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ललित राठी यहाँ पर आपको फिजिक्स सब्जेक्ट आपका पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि हमारा मॉड्यूल सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी हमारा चल रहा था। उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस कवर कर ली थी, कंडक्टिंग मीडियम में भी और फ्री स्पेस में भी। जैसा कि मैंने कंडक्टिंग मीडियम में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, जो कल वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको केवल वो बताया था। और मैंने बच्चों से बोला था कि आप लोग इन कंडीशंस को मैक्सवेल की इक्वेशंस में पुट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस इन कंडक्टिंग मीडियम फॉर ई एंड एच आपको फाइंड आउट करके मुझे दिखानी। तो रिज़ल्ट वही निकलता है कि कुछ बच्चे हैं जो इस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं, और बच्चे मैं अगर परसेंटेज में बताऊं तो 90% को कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। फिर वो बाद में ये कहेंगे कि लॉकडाउन की वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हुई तो हम कैसे पास हो जाते। हमारा तो लॉकडाउन की वजह से बहुत लॉस हो गया है, इसलिए हम पास नहीं हो पाए हैं। ये सब कहने की बातें। कॉलेज की तरफ से आपको हर एक पॉसिबल चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। आपको उस चीज़ का बेनिफिट लेना है या नहीं लेना है, इससे का आप पे डिपेंड करता है। मेरे बच्चों के पेरेंट्स से बात हुई है तो बच्चों के पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि सर ये पूरे दिन मूवीज़ तो देखते रहते हैं, पढ़ाई से इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे ये भी नहीं कह सकते हैं कि नेट की कोई प्रॉब्लम होगी या नेट हमारे मोबाइल में नहीं है। गेम खेलने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए नेट अवेलेबल है और वो चलता भी अच्छी स्पीड से है। अदरवाइज़ मैं किसी टॉपिक को अगर आपसे बोल देता हूँ कि इस टॉपिक को आपको करके दिखाना है, इस वीडियो को आप देखो, तो उसके लिए वही है कि सर नेट नहीं चल रहा है हमारे यहाँ पर, हम कैसे करें। अभी मैंने एक एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो अपलोड किया था, उस पर रिकॉर्ड 214 व्यूज़ हैं जो अभी तक सेकंड पोजीशन पे हैं व्यूज़ में मेरी प्लेलिस्ट में। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चे कितने लाइटली चीज़ों को ले रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर मेरे लिए एक बच्चा भी मुझे रेस्पॉन्स देगा तो मेरे लिए वही काफ़ी है। जो मैं आज यहाँ पे टॉपिक कराने जा रहा हूँ ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट से 100 नहीं 200% इसमें से क्वेश्चन आता है। जो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखे भी होंगे वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिला होगा और बच्चे समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद में कौन सा क्वेश्चन या कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट बचता है। दैट्स द पॉइंटिंग थ्योरम एंड पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, तो बच्चों जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं कंटिन्यू, उनको फिर अब मेरा एक सिंपल यही मैसेज है, इससे अच्छा टाइम कुछ नहीं हो सकता है। एकेटीयू ने भी साफ कर दिया है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके विद इन 2 या 3 वीक हमें एग्ज़ाम स्टार्ट कराने हैं। तो बच्चे ये ना सोचें कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम बहुत डिले हो जाएंगे, सब बेकार है। टाइम आपके पास डे बाय डे निकलता जा रहा है। जो बच्चे इस टाइम का फ़ायदा उठाएंगे वो सक्सेस होंगे, अच्छे मार्क्स से सक्सेस होंगे। उनको जब क्वेश्चन पेपर उनके हैंड में आएगा एग्ज़ाम टाइम पे, तो उनको इस चीज़ का एनालिसिस उस टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। चलिए, ये तो मैं बार बार हर लेक्चर में आपको बोलता ही रहता हूँ, पर फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, वही 2-3 बच्चे रेस्पॉन्स देते हैं। चलिए कोई नहीं, देखते हैं आगे। पॉइंटिंग थ्योरम। अब पॉइंटिंग थ्योरम से समझाने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी हमने इससे पहले पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस जो हैं आपकी, वो आपकी जब ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, तो वो कुछ एनर्जी लेकर चलती हैं। यही रिलेशन ई और एच, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेके चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी लेके चलेगी, तो वो जो कंप्लीट उनका कलेक्शन है वो हो जाता है पावर। कितनी पावर वो लेकर अपने साथ चल रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, यही है आपकी पॉइंटिंग थ्योरम। और उस पॉइंटिंग थ्योरम में जो हम पावर को डिनोट करते हैं दैट्स कॉल्ड द पॉइंटिंग वेक्टर। बुक में आपको एस मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो पावर है तो इसलिए मैंने उसे पी से डिनोट किया है। तो P या S में कंफ्यूज मत होना कि सर ने हमें P क्यों लिखवा दिया, S क्यों नहीं लिखवाया है। बुक में S लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में S दिया हुआ है, किसी किसी बुक में P दिया हुआ है। P मैंने इसलिए ज़्यादा पॉसिबल समझा क्योंकि पावर को रिलेट कर रहा है, तो पावर का ही सिंबल हमने यूज़ करने की कोशिश की। ठीक है, चलिए देखते हैं पॉइंटिंग थ्योरम क्या कहती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन
दीज वेव ट्रांसफ़र द एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि सोर्स से डेस्टिनेशन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाती हैं तो वो क्या करती है, एनर्जी का ट्रांसफ़र करती हैं। देयर इज़ ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दिस एनर्जी ट्रांसफ़र एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है। दिस रिलेशनशिप इज़ गिवन बाय द जोहन एच पॉइंटिंग इन 1884। जोहन एच पॉइंटिंग ने 1884 में ये रिलेशनशिप दिया था, विच इज़ नोन एज द पॉइंटिंग थ्योरम, जिसको हम पॉइंटिंग थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या है इसका वो मैं दिखा देता हूँ आपको। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम, या राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम। तो वो देख लेते हैं। इन ए यूनिफॉर्म प्लेन वेव एट एनी पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए मेजर ऑफ रेट ऑफ एनर्जी फ्लो एट दैट पॉइंट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इन ए यूनिफॉर्म प्लेन वेव, एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव है एट एनी पॉइंट, जो है वो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड ऑफ रेट ऑफ एनर्जी फ्लो दैट पॉइंट। यानी कि रेट ऑफ एनर्जी फ्लो क्या होता है कि कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, वो पावर ही तो कहलाती है ना। तो पावर डायरेक्टली प्रोडक्ट है इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के, और इसको हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखें तो P इक्वल्स टू E क्रॉस H, यानी कि वेक्टर P इक्वल्स टू वेक्टर E क्रॉस वेक्टर H। दिस इज द मैथमेटिकली स्टेटमेंट ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम। और हमें जो डेरिवेशन प्रूफ करना है वो क्या है, वो मैंने नीचे लिखा हुआ है। क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E क्रॉस H ds इक्वल्स टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ E डॉट जे डी बी माइनस डेल अपॉन डेल टी वॉल्यूम इंटीग्रल ब्रैकेट एप्सिलॉन ई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू एच स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर ध्यान रखना है ये जो ई स्क्वायर है और एच स्क्वायर है यहाँ पर आपका वेक्टर साइन नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अदरवाइज इस पे वेक्टर साइन आप लगाएंगे तो वो एग्जामिनर सोचेगा कि बस ऐसे ही वेक्टर साइन का भी नहीं पता है कि वेक्टर साइन कैसे लगता है। ठीक है, अब मैं इन टर्म्स को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो पहली वाली टर्म है इक्वल्स टू के आगे वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो। ठीक है, यानी कि एक क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, वो क्लोज सरफेस में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका रेट ऑफ फ्लो, दैट मीन्स वॉट पर मीटर स्क्वायर, और वॉट पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक, सेम आगे आते हैं। माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ई डॉट जे डी बी, दिस इज पावर लॉस। जो माइनस साइन है वो शो कर रहा है पावर लॉस का। और पावर क्यों बोला है हमने इसको, देखो ई डॉट जे है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स द वोल्ट पर मीटर, और जे क्या है, करंट डेंसिटी, दैट्स एम्पियर पर एरिया। ठीक है, तो वोल्टेज एम्पियर और मीटर और एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर होता है, तो ये हो गया मीटर क्यूब। तो वोल्ट एम्पियर क्या होता है, पावर, और पावर अपॉन मीटर क्यूब। तो दैट मीन्स कि कितनी पावर लॉस हो रही है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, ये चीज़ आपका ये टर्म आपको इंडिकेट करती है पावर लॉस। ठीक है, आगे आते हैं माइनस डेल अपॉन डेल टी, दिस इज ऑल्सो द डिक्रीजिंग, माइनस है तो लॉस या डिक्रीजिंग एक ही बात है, और इट्स इंडिकेट्स द रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है यहाँ पर और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो स्टोर्ड है उस वेव में, उसमें कितना लॉस हो रहा है एनर्जी का, दैट्स कॉल्ड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। आई होप ये तीनों टर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बुक में डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन दिया होता है, इन टर्म्स के बारे में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि पॉइंटिंग थ्योरम बहुत ही हार्ड टॉपिक है। इसको इतना इजी बना दूंगा कि अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो मैं गारंटी ले रहा हूँ ये एक लेंथी टॉपिक, लेंथी डेरिवेशन जो है वो भी आप बहुत ईजी तरीके से एग्ज़ाम में करके आ सकते हैं, बशर्ते आपको पूरी वीडियो देखनी होगी और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे उसको ध्यान से सुनना होगा। ठीक है, अब आते हैं डेरिवेशन, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है कैसे ड्राइव करते हैं वो अब हम देखते हैं। उसके लिए
वी नो दैट, जैसा मैंने आपको बताया था, मैक्सवेल की थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस में भी यूज हुई है और आपकी पॉइंटिंग थ्योरम में भी यूज हुई। तो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन और मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशंस हम जानते हैं, वो हमने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। नाउ टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट विद ई ऑफ इक्वेशन 1, देन वी गेट इक्वेशन फर्स्ट का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं ई के साथ। देखो ई और एच है यहाँ पर, है ना। तो ई और एच को लेने के लिए, अब यहाँ पर तो एच है तो हमें ई का डॉट प्रोडक्ट लेना है, और यहाँ पर ई है तो हम यहाँ पर एच का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ई का डॉट प्रोडक्ट लिया हमने, ई डॉट ब्रैकेट में डेल क्रॉस एच यानी कि कर्ल ऑफ एच इक्वल्स टू ई डॉट जी प्लस ई डॉट डेल टी अपॉन डेल टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर हम लगाएंगे वेक्टर आइडेंटिटी। ठीक है, वी नो दैट यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी, वेक्टर आइडेंटिटी क्या कहती है, अगर डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ टू वेक्टर्स है तो उसको कैसे ओपन करते हैं हम। जैसे यहाँ पर है डॉट प्रोडक्ट मतलब डाइवर्जेंस होता है और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कर्ल होता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच। या फिर आप इसको सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं कि सेकेंड टर्म ऐसे ही पहले के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर फर्स्ट टर्म ऐसे ही माइनस में, और आपका दूसरी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस चीज़ से अब हम यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ई डॉट डेल क्रॉस एच की। कहाँ पर आ रहा है ये, तो यहाँ से हमने लिख लिया ई डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू, इसको हम इधर ले आए, यानी कि इस टर्म को हम इक्वल्स टू से इधर लेके आएंगे और इसे हम इधर ले जाएंगे। तो देन वी गेट एच डॉट डेल ई क्रॉस डेल क्रॉस ई माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच। और ये वैल्यू और ये वैल्यू हम दोनों क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, या फिर सिंपली हम कहें ये वैल्यू उठा के हम इसकी यहाँ पर पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन थर्ड, देन वी गेट, अब क्या हो जाएगा, एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ई डॉट जे प्लस ई डॉट डेल डी अपॉन डेल टी। यहाँ पर ये कट गया है, इस पर एरो आप लगा लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हमने निकाला डेल डॉट ई क्रॉस एच इक्वल्स टू एच डॉट प्रोडक्ट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट जे माइनस ई डेल डी अपॉन डेल टी। क्योंकि हमारा यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन आपको दिखाऊं तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई और एच आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको एक साइड किया है दिस टर्म। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखते हैं, जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि अब हम इक्वेशन जो थर्ड है, यानी कि यहाँ पर इक्वेशन सेकंड हमने माना है, तो ई वाली टर्म की, वो नाउ टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन सेकंड विद एच, देन वी गेट एच डॉट प्रोडक्ट डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस एच डॉट डेल बी अपॉन डेल टी। और अगर आप बी को लिखना चाहें एच की टर्म में तो म्यू एच लिख सकते हैं, तो म्यू आपका बाहर आ जाएगा, देन माइनस एच डॉट ब्रैकेट में म्यू डेल एच अपॉन डेल टी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एच डॉट डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस एच डॉट डेल एच अपॉन डेल टी म्यू। ठीक है, चलिए, देन वी गेट, इस वैल्यू को हम उठा के क्वेश्चन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। 4 में दिखा देता हूँ, ये रही आपकी 4 और ये वाली टर्म हम उठाकर यहाँ पर, यहाँ से ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करते हैं। तो देन वी गेट डेल डॉट ई क्रॉस एच इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो माइनस म्यू एच डॉट डेल एच अपॉन डेल टी माइनस ई डॉट जे, और यहाँ पर डेल डी अपॉन डेल टी है, तो डी भी हमें क्या पता है, एप्सिलॉन ई पता होता है, तो हमने यहाँ पर डी की जगह पर एप्सिलॉन ई पुट किया। तो देन वी गेट एप्सिलॉन ब्रैकेट ई डॉट डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म आपको समझनी है, इक्वेशन 5 में आप देख रहे होंगे एच डॉट डेल एच अपॉन डेल टी और ई डॉट डेल ई अपॉन डेल टी। तो हम मानेंगे लेट अस कंसीडर डेल
अपॉन डेल टी, और दो मतलब एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है 2 टाइम्स, है ना, एच डॉट एच। तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट टर्म ऐसे ही, दूसरे का पार्शियली डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड टर्म ऐसे ही और पहले वाले का पार्शियली डिफ्रेंसिएशन। दैट मीन्स दोनों आपका सेम है क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है। तो देन वी कैन ऑल्सो राइट दिस वन 2h डॉट डेल एच अपॉन डेल टी, यानी कि दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ से वैल्यू निकालेंगे h डॉट डेल एच अपॉन डेल टी, ये वाली, ये हमारे पास फाइनली ये आ गया, और यहाँ से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देन वी गेट h डॉट डेल एच अपॉन डेल टी इक्वल्स टू, ये अपॉन में चला जाएगा 1/2 डेल एच स्क्वायर अपॉन डेल टी। ठीक है, अब ये क्या कहता है, ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द वेक्टर रूल इफ प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर देन इट रिप्रेजेंट स्केलर क्वांटिटी। इसलिए यहाँ पर एरो नहीं लगाया गया, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, यानी कि अगर दो सेम वेक्टर्स क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट होता है तो वो स्केलर क्वांटिटी बन जाती है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ। ठीक है, तो फाइनली वी गेट दिस वन। तो सिमिलरली ई के लिए भी क्या हो जाएगा, दिस वन, और ये दोनों वैल्यूज़ उठाकर हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में। बोथ दीज वैल्यूज़ पुट इनटू इक्वेशन 5, देन वी गेट डेल डॉट ई क्रॉस एच इक्वल्स टू माइनस μ/2 डेल स्क्वायर एच स्क्वायर, सॉरी डेल स्क्वायर नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक मुझसे लिखा गया है, स्क्वायर नहीं होगा, डेल एच स्क्वायर अपॉन डेल टी यहीं पे लिखा गया है, इसको कट कर लेना, माइनस μ/2 डेल एच स्क्वायर अपॉन डेल टी माइनस ई डॉट जे माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 डेल ई स्क्वायर अपॉन डेल टी। ये टर्म हमारे पास आ जाती है जब हम ये वैल्यूज़ इक्वेशन 5 में पुट करते हैं। अब हमें क्या बनाना है यहाँ पर, सरफेस इंटीग्रल। तो हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेते हैं इक्वेशन का। नाउ टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन देन वी गेट। अब वॉल्यूम इंटीग्रल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो डाइवर्जेंस ऑफ दैट आ रहा है। तो एक हमने पढ़ी थी डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती थी, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस में या सरफेस को वॉल्यूम में चेंज कर देती थी। जब आप वॉल्यूम से सरफेस में जाते थे तो वो डाइवर्जेंस हट जाता था उस वेक्टर का, तो इसीलिए वॉल्यूम इंटीग्रल हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया हमने, तो देन वी गेट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ई क्रॉस एच डी वी इक्वल्स टू माइनस μ/2 वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल एच स्क्वायर अपॉन डेल टी डी वी माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ई डॉट जे डी वी माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल ई स्क्वायर अपॉन डेल वी। ये हमारा आ गया वॉल्यूम इंटीग्रल लेने के बाद। अब वही चीज़ अकॉर्डिंग टू द डाइवर्जेंस थ्योरम अबव इक्वेशन बिकम, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, सरफेस इंटीग्रल में। तो फाइनली वी गेट क्लोज सरफेस इंटीग्रल, मैं दोनों एक साथ लिख लेता हूँ, ये कन्वर्ट होगी डाइवर्जेंस के थ्रू, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई क्रॉस एच डी एस इक्वल्स टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ई, ये वाली टर्म मैंने पहले लिख ली, ई डॉट जे डी बी। अब यहाँ पर देखो डेल अपॉन डेल टी, डेल अपॉन डेल टी दोनों में आ रहा है कॉमन, तो मैंने यहाँ पर डेल अपॉन डेल टी कॉमन ले लिया माइनस के साथ। तो देन वी गेट वॉल्यूम इंटीग्रल ब्रैकेट एप्सिलॉन ई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू एच स्क्वायर अपॉन 2 डी बी। दिस इज कॉल्ड द पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा नीचे से 2 और वॉल्यूम इंटीग्रल कट हो गया है, वो आप एक्सप्रेशन जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था कि हमें ये प्रूफ करना है, वही आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दिस इज द पॉइंटिंग थ्योरम। अब पॉइंटिंग वेक्टर जैसे मैंने आपको बताया था, तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर पी जो है यहाँ पर पी इक्वल्स टू ई क्रॉस एच, और इसकी यूनिट हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर, जो यहाँ पर ये वाली टर्म भी हमारी इंडिकेट कर रही है। ठीक है, यानी कि पावर या एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, दैट्स कॉल्ड द वॉट पर मीटर स्क्वायर, और ये होती है आपकी पावर। P इक्वल्स टू एनर्जी और पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया। क्लियर है, तो ये हो गया आपका पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम। अगर पॉइंटिंग वेक्टर पूछता है तो पॉइंटिंग वेक्टर में सिंपल आपको ये लिखना है, द पॉइंटिंग वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
equation is equal to the cross product of electric field intensity E and magnetic field intensity H. That means P equals to E cross H. This is the statement for the pointing vector. पॉइंटिंग थ्योरम का स्टेटमेंट भी मैंने ऊपर लिखा है, वो भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करना है, समझ के करोगी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बुक उठा के देखोगे तो यही क्वेश्चन, यही डेरिवेशन इतना हार्ड करके बनाया गया है, बच्चा इसको छोड़ देता है। बट मैंने बहुत इजी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो भी गया होगा। जिस बच्चे को भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो मुझसे पूछ सकता है पर्सनली, वही मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। वैसे मुझे पता है पूछेगा कोई नहीं, क्योंकि पूछेंगे तब प्रॉब्लम तब आती है जब पढ़ते हैं, प्रॉब्लम उन्हें नहीं आती है जो पढ़ते नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका रेस्पॉन्स मुझे मिल भी रहा है, और वो रेस्पॉन्स किस डायरेक्शन में है वो मुझे एग्जैक्टली पता है, ठीक है। चलिए, आपने AVL क्लासेस को ज्वाइन किया उसके लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। इस टाइम का यूटिलाइजेशन करिए, इस टाइम को वेस्ट मत जाने दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।